हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद संजय में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले इसका विषय सूची जान लेते हैं कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसमें कुल कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चैप्टर कितने पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसमें कुल मिलाकर 11 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, और दूसरा चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तीसरा चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। चौथा चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कर्में। पांचवा चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। सातवां चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आठवां चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नौवां चैप्टर का नाम है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। 10वां चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। 11वां चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्लास 6 के एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है, इसमें कुल मिलाकर हमें 11 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसमें से आज जो पहला चैप्टर अध्ययन कर लेंगे, बाकी दूसरा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ठीक है, तो इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर। चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट दिया है कि रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल यानी कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ होगा, यानी क्या हुआ था। ठीक है, रसीदा जो है, रसीदा नाम की एक लड़की है जो कि यह पढ़ रही थी, एक दिन अखबार पढ़ रही थी अपने घर में। तो इसके मन में अचानक एक सवाल आया कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आइए हम पता करते हैं कैसे पता लगाएं। नेक्स्ट टॉपिक है कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। है ना, बात तो सही है कि कल क्या हुआ था ये हम जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए आगे है कि साथ ही है जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय में उसको जानकारी हो, उसके पास से उस विषय के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है ना। ये तो अजीब सा सवाल है और बात तो सही है, ये तो सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं क्या है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, यानी कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों जो शिकार वगैरह करते थे उसको आखेट के नाम से जाना जाता था। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। बहुत कुछ जान सकते हैं हम अतीत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सभी सुनिएगा कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो बोला गया है कि 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट वेट। हाँ, लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ बोला गया कि मानचित्र 1 जो कि पृष्ठ 2 में है, में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी का पता लगाने बोल रहा है कि पृष्ठ 2 में मानचित्र 1 है, वहाँ पे जाओ और नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि बहुत साल पहले से इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे।
अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों को आखेट भी करते थे, यानी कि जानवरों को शिकार भी करते थे। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि कुशल संग्रह किसे कहते हैं। कुशल संग्रह उसे कहते हैं जो खाद्य पदार्थ को संग्रह करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे, जमा करके रखते थे, उसे कुशल संग्रह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उस समय बोला गया था कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। उसमें कई साल पहले से लोग वहाँ रहते थे। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी, यहाँ पे है, देखिए नर्मदा नदी, वहाँ पे बहुत साल पहले से लोग रह रहे हैं और वहाँ के लोग कुशल संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ये अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथक पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथक पहाड़ी है। ठीक है, वहाँ पे पता लगाओ, मानचित्र में जाओ और सुलेमान और किरथक पहाड़ी को पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों के उपजाना आरंभ किया। देखिए दोस्तों, कितना अच्छी बात है कि उत्तर और पश्चिम के में सुलेमान और किरथक का एक पहाड़ी है। ठीक है, उस पहाड़ी के क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ का फसल उपजाना आरंभ किया, यानी उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, भेड़ को भी, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ये सब पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। ठीक है, फिर आगे पॉइंट है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, ये दोनों पहाड़ी को पता लगाओ। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वहाँ वे स्थान कहाँ पे है, विंध्य के उत्तर में है। ठीक है, तो मानचित्र पर सिंधु तथा, अगला पॉइंट है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। ठीक है, मानचित्र में जाओ और सिंधु और इसका सहायक नदी जो है उसको पता लगाओ। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती, यानी कि वैसा नदी, ठीक है, जो बड़ी नदी में मिल जाती, उसको सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगर फला फूला। उस नदी जो सहायक नदी हो गया या सिंधु नदी हो गया, इसके अगल बगल में विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा और उसके तटवर्ती समुद्र के इलाके में जितने भी नगर हैं वो 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, गंगा तथा इसकी सहायक नदी एक सोन है, उसको पता लगाओ। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध है, यानी कि वर्तमान में बिहार है। ठीक है, वर्तमान इसको बिहार के नाम से जाना जाता है। तो मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी कई ऐसे राज्य थे जो कि अपना एक विशाल राज्य स्थापित किया था, यानी कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान तथा नदियाँ, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु थे, 1 मिनट रुकना। हाँ, जो धार्मिक गुरु थे
धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला, एक दूसरे को विचार का जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, तो आगे फिर बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। आगे है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, देखते हैं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, यानी कि मानचित्र एक जो है उसको फिर से देखो। ठीक है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। किसने निर्माण करती? पहाड़ियाँ हो गया, पर्वत हो गया, समुद्र हो गया, ये सब उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध आगे देखते क्या है, समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। नए मतलब जैसे कि खाना बनाने का तरीका हो गया या संगीत हो गया, इस सब के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहते थे। आगे है कि देश के नाम कैसे पड़ा। हमारे देश का जो नाम आज इंडिया है या भारत है कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा वेट कीजिएगा हल्का सा। ठीक है, तो अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ये तो बात सही है, हम लोग भी जानते हैं कि इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंडिया और जो भारत का नाम जो आया वो कहाँ से आया, यही इस पॉइंट में समझाने का कोशिश किया गया है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनानी का पता लगाओ, यानी कि एटलस में ईरान और यूनानी का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यूनानियों और ईरानियों ने क्या कहा कि सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द यानी कि मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपि में प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी मिलती है। कहाँ पे लिखी मिलती है दोस्तों? भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है आगे है कि इन वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़ा ने खा लिया, यानी कि कीड़ों ने उसको खा लिया, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है।
प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। क्या है? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं की जीवनी, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग प्रायः आम लोग करते थे। देखिए, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आगे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी कि अभिलेखों का अध्ययन हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु की कठोर, यानी कि कठोर धातु, ठीक है, कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, यानी छपा हुआ मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखता था। यानी कि जो शासक विजय होता था उसका भी लेखा जोखा रखता था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और तथा सिक्कों की अपेक्षा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने से भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा हड्डी अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आगे, क्या पुरातात्विकों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है ना, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया कि अतीत को जानने का प्रयास कैसे करते हैं? पुरातात्विक लोग अतीत का जानने का प्रयास कैसे करते हैं? वे सब क्या करते हैं? स्रोत खोजते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी चीज़ हो गया, कोई नया चीज़ निकला, ठीक है, तो उस स्रोत जानने का प्रयास किया कि इसका स्रोत क्या है। अब स्रोत से ही वो लोग अध्ययन करते हैं कि और इसके पीछे छिपा राज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अतीत एक या अनेक, ठीक है, क्या है? अतीत एक या अनेक।
क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तत्व की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। आगे पॉइंट है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनकी जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी कि बहुत कुछ जानना बाकी है। आगे है तिथियों का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। बात तो सही है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 200 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। हाँ, तो यहाँ है इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व कहते हैं। ठीक है, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईस्वी बोलते हैं, हिंदी में ई लिखा होता है। ठीक है, लिखा पाती है, क्या है, लिखा पाते हो वहाँ है ना। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इन कैलेंडर का प्रयोग समानता हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिससे तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। हिस्ट्री जो भी एनसीईआरटी क्लास 6 की थी, चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो चुकी है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।